Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, we are going to study the remaining part of Darwin's theory of evolution. Dear students, in my previous video classes, we have completed the theory of Lamarck for the evolution and some introductory part of Darwin's theory of evolution. According to Darwin's theory of evolution, there are 5 concepts of Darwin's theory. Number 1, overproduction of progenies, and second is struggle for existence. And in my previous video classes, we have completed these 2 concepts of Darwin's theory. फिर डियर स्टूडेंट्स, इसको अपन एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगी आप लोगों के लिए. डार्विन की जो सिद्धांत था विकास को समझाने के लिए, इवोल्यूशन को समझाने के लिए, उसके पांच कंसेप्ट थे. पहला जो कंसेप्ट था वह था ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनीज. According to Darwin's theory of evolution, every species is fertile enough that if all offspring survived to reproduce, the population would grow. Resources such as food are limited and are relatively stable over time. उसके अनुसार सबसे पहला जो कंसेप्ट था वह ये था कि अर्थ पर जो प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं ये सभी क्या है, फर्टाइल हैं और इनमें रिप्रोडक्शन होता है जिससे इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो ऑफ स्प्रिंग जो है वह बनते हैं. लेकिन उनके जो सर्वाइव करने की जो रेट है वह उनकी रिप्रोडक्शन की रेट से कम है. लेकिन इसके बाद भी क्या है, कोई एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है वह ग्रो करती है. लेकिन धीरे धीरे एक जो पर्टिकुलर स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें के लिए क्या है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हो गए वो, तो उनके लिए जो रिसोर्सेज है, फूड है, वाटर है, स्पेस है, ये सब क्या है धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं. ये सब कम क्योंकि देखिए सबको पानी चाहिए, अगर फूड भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, अगर प्लांट है तो उनको सनलाइट भी चाहिए, रूट भी चाहिए, जगह भी चाहिए फैलने के लिए. तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वह कम होने लग जाते हैं. तो जब रिसोर्सेज कम होने लग जाएंगे तो क्या होगा, उनमें संघर्ष शुरू हो जाएगा. संघर्ष जो शुरू होगा वो कई तरह से हो सकता है. जैसे एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर भी संघर्ष हो सकता है. जैसे मैंने आपको पहले वीडियो क्लास में आपको उदाहरण दिया था, एक बड़ा नीम का पेड़ है, उसके अंदर फ्रूटिंग हो गई, बीज बन गए और बीज जो है वो वहीं पे गिर गए. बरसात का मौसम आया, खूब सारे आप लोगों ने देखा भी होगा बरसात में खूब सारे पौधे गिर जाते हैं, जहाँ पे बीज गिरे वहां पे निकल आते हैं. अशोका के नीचे आपने देखा होगा अशोक के पौधे लग जाते हैं. इमली के नीचे देखा होगा आपने, इमली के बीज भी जो है वो छोटे पौधों में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अब ये जो अगर इमली के जो पौधे हैं या जो नीम के पौधे हैं उनका आपस में अगर स्ट्रगल है तो इसे अपन कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल. लेकिन कई बार क्या है कि एक ही तरह पौधों के अलावा उसके उनके पास में दूसरी स्पीसीज के पौधे भी लगे हुए हैं, उनमें भी संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा. उनमें भी पानी को लेकर के या जगह को लेकर के या सनलाइट को लेकर के, इसे अपन क्या कहते हैं, इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल कहा जाता है. अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत गर्मी आ गई, पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई, या मान लो तूफान ही आ गया, बहुत तेज बरसात भी आ गई, तो एनवायरमेंटल स्ट्रगल भी स्टार्ट हो जाता है वहां पे. तो इस तरह से क्या है कि जीवों को अब संघर्ष करना पड़ता है. और इन संघर्ष के दौरान ही, क्योंकि अब इस संघर्ष के दौरान क्या है, उन प्रजातियों में या जो स्पीसीज है उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं, विभिन्नताएं आती हैं. क्यों आती हैं? वातावरण के अनुसार ढलने के लिए. जैसे मान लो अपन पढ़ते हैं ना, जैसे
मान लो जीरोफाइट पौधे हैं, मान लो ऐसे वातावरण में उगते हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो उनमें क्या है वेरिएशंस आ जाएंगी। वेरिएशन किस फॉर्म में आएंगी? एडेप्टेशन की फॉर्म में आ जाएंगी कि कम पानी में ही वो गुजारा कर लेंगे। तो वो उनमें वेरिएशन क्या है? उन्हीं की जातियों से अलग आ गई। अब ये जो वेरिएशन है, जो ये विभिन्नताएं हैं, यह क्या है? एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में जाती है। डार्विन का थ्योरी का जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, वह था वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। Individuals in a population vary significantly from one another. Much of this variation is heritable. इनमें से जो वेरिएशन है वह क्या है? अधिकतर हेरिटेबल है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। देन फोर्थ इज नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिए डार्विन का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आज भी 100% या इससे भी अधिक प्रतिशत आज भी वो बिल्कुल सही है कि जो वेरिएशंस आ गई, उनको उस वातावरण में संघर्ष के दौरान उनको लड़ाई करने के लिए जो इनमें विभिन्नताएं आ गई, उन विभिन्नताओं को अब क्या है, जो प्रकृति है या जो नेचर है, वह सेलेक्ट करता है। इंडिविजुअल्स लेस सूटेड टू द एनवायरमेंट आर लेस लाइकली टू सर्वाइव and less likely to reproduce, while individuals more suited to the environment are more likely to survive and more reproduce and leave their heritable traits to future generation, which produces the process of natural selection. देखिए, जो इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जो कुछ इंडिविजुअल जो वातावरण के अनुसार ढल नहीं पाए, वो क्या होते हैं? धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाती है और जीवित रहने की संख्या और रिप्रोडक्शन की रेट भी उनमें कम हो जाती है। जो वातावरण के अनुसार ढल गए, वहां पे उनमें जीने के लिए वो मजबूत हो गए, वो क्या है? धीरे धीरे लंबे समय तक जिंदा रहे। लंबे समय तक जिंदा रहेंगे तो उनमें रिप्रोडक्शन होगा तो उनकी जो स्पीस इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जो संख्या है वह बढ़ जाएगी। तो ये देखिए, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से अपने आप ही ऐसी स्पीसीज के या ऐसे इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करती है नेचर, जो कि स्ट्रगल कर करके उसके अंदर जिंदा रहने की काबिलियत रखते हैं। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट part of Darwin's theory is origin of species. This slowly affected process results in populations changing to adapt to their environment, and ultimately these variations accumulate over the time to form a new species. अभी अपन ने देखा कि वातावरण के अनुसार ढलने के लिए एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के अंदर ही चेंजेस आ जाते हैं, और ये धीरे धीरे चेंज इस तरह से आते हैं कि उनके जो ओरिजिनल जो इंडिविजुअल्स थे उनसे वो थोड़े अलग लगने लग जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है? नई स्पीसीज का ओरिजिन होता है या उत्पत्ति होती है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये डार्विन की थ्योरी के अंदर इसके कंसेप्ट है, और इसको थोड़ा सा अपने शुरू में लिया भी था। नेचुरल सिलेक्शन को आप इसके स्लाइड के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, जिराफ का जो एक पॉपुलर एग्जांपल हम बार बार लेते हैं, ये जिराफ है। सारे जिराफ पहले कैसे हैं? छोटी गर्दन वाले हैं, छोटे पांव वाले हैं, क्योंकि वहां पर जहाँ पे पाए जाते थे अफ्रीका में शुरुआत में, वहां पर इनके लिए सफिशिएंट ग्रास थी और जो हर्बेशियस प्लांट है वो पाए जाते थे। लेकिन इनकी पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ कि इनमें भोजन को लेकर के स्ट्रगल हुआ, स्पेस को लेकर स्ट्रगल हुआ। तो कुछ जो जिराफ थे वह उसके अनुसार ढलने के लिए क्या किया? पेड़ों के पत्ते खाने लग गए, और पेड़ों के पत्ते खाने के कारण क्या हुआ? उनकी गर्दन जैसे लंबी हो गई, और अब वो क्या है? स्ट्रगल करके जीवित रहने का वो रहने लग गए वो, क्योंकि वो ऊपर गर्दन करके पत्ते खा लेते थे, और जो नीचे जमीन के पत्ते खाने के लिए उनके खत्म होते चले गए, उन्होंने कोई प्रयास भी नहीं किया, तो वो खत्म हो गए। तो देयर इज कंपटीशन within each species for food, living space, water, etc. Then the better adapted member of these species are more likely to survive. Survival of the fittest.
देखिए डार्विन का जो सिद्धांत था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उस जमाने में वो आज भी 100 आने सटीक बैठता है। देखिए कि हम कहीं भी पढ़ाई भी करते हैं बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, तो आपको कहीं पे जैसे नौकरी के लिए आपको अप्लाई करते हैं, 10 पोस्ट हैं, मान लो 10,000 आवेदन आते हैं, हम लोग अखबार वगैरह में पढ़ते हैं, तो उन 10 पोस्ट पे कौन आएगा जो कि सबसे ज्यादा सर्वाइव करेगा, वही फिटेस्ट होगा। सर्वाइव का मतलब है कि जो अच्छी मेहनत करेगा। तो जो डार्विन की जो इंपॉर्टेंट बात देखिए, बहुत अच्छी बात कही डार्विन ने, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव्स, इट इज द वन दैट इज मोस्ट एडेप्टेबल टू चेंज। तो डार्विन के अनुसार क्या था कि वो स्पीसीज जो सबसे मजबूत है वह भी सर्वाइव करे, जरूरी नहीं है, ना ही बहुत इंटेलिजेंट जो स्पीसीज है वो सर्वाइव करे। कौन सर्वाइव करेगा? जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, वही जो जीव है इस धरती पर सर्वाइव करेगा। लेकिन धीरे धीरे, अच्छा इसके बाद क्या हुआ कि 1868 में अब ये क्वेश्चन उठा कि भाई जो वेरिएशंस हैं, फिर वहीं पे आ जाते हैं जहां पे हम लेमार्क के उसके अंदर आ गए थे, कि जो विभिन्नताएं डेवलप हो गई है ना, वो तो सही समझ में आता है हमको, लेकिन ये जो विभिन्नताएं हैं यह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाती, इसको समझाने के लिए डार्विन ने एक नया ही सिद्धांत या थ्योरी दी, जिसको उन्होंने पेंजिनेसिस नाम दिया। पेंजिनेसिस के अनुसार क्या था, जीव के प्रत्येक अंग से छोटे छोटे पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं, और इन पार्टिकल्स में मान लो जिस ऑर्गन से वो निकलते हैं उससे संबंधित इंफॉर्मेशन रहती है, और इन छोटे छोटे जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनको डार्विन ने पेंजीन्स कहा। क्या कहा? पेंजीन्स कहा। डार्विन के अनुसार ये जो पेंजिन है वह ब्लड में होते हुए कहां पर पहुंचते हैं? गैमेट्स के अंदर पहुंचते हैं। अगर मेल गैमेट है तो मेल है उसमें पहुंच जाएंगे, और अगर फीमेल ऑर्गेनिज्म है तो फीमेल के अंदर पहुंच जाएंगे। और जब इन गैमेट्स के अंदर, मेल और फीमेल गैमेट्स के अंदर जिनमें कि पेंजिन्स पहुंच गए हैं, इनमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने के बाद में वो सारे इनके अंदर पेंजिन्स मौजूद हैं। ये सारे पेंजिन कहाँ से आए? जो मेल में भी जितने ऑर्गन थे वहां से, और फीमेल में भी जितने पार्ट थे, ऑर्गन थे, उनमें से आए। अब ये मिल करके क्या होंगे कि ये पेंजिन मिल करके उस ऑर्गन की रचना करते हैं, जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को ये वाला जो सिद्धांत है वह ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं रहा। जैसे लेमार्क का सिद्धांत को लोगों ने फेल कर दिया, उसी तरह से ये भी अच्छी तरह से कि वेरिएशंस जो हैं वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाती हैं वह अभी नहीं समझा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप याद करिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जब मैंने पढ़ाया था, उस समय मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि उस समय जो डार्विन और जो मेंडल हैं वह लगभग एक ही समय पर अपने अपने प्रयोग कर रहे थे। मतलब डार्विन के से पहले, जस्ट पहले ही मेंडल ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के जो है वह उसका पेपर पब्लिश कराया था और दुनिया के सामने रखे थे। लेकिन उस समय तक क्या था स्टूडेंट्स, डीएनए जो जीन्स है या क्रोमोसोम, इनकी खोज नहीं हुई थी। लेकिन उसके बारे में देखिए डिस्क्रिप्शन जो था, जो एक्सप्लेनेशन था, वो सारा कौन कर चुके थे? मेंडल कर चुके थे। नाम हालांकि उन्होंने उसको जीन्स नाम नहीं दिया, फैक्टर नाम दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्योंकि डार्विन की जो थ्योरी वो थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, लोक लुभावनी थी, इसलिए आम जो जनता थी वह उससे बहुत अट्रैक्ट हुई थी। लेकिन मेंडल का जो वर्क था लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अगर देखिए उस समय दोनों वैज्ञानिक मिल जाते तो वेरिएशंस एक जनरेशन से में कैसे दूसरे में कैसे पहुंचती है ये अच्छे से समझ में आ जाता। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेंडल की जब डेथ हुई तो लोगों को ये पता नहीं था
कि हम एक बहुत महान वैज्ञानिक के फ्यूनरल में जा रहे हैं। जो आने वाली सदियां, देखिए कितने साल पुरानी बातें हैं, आज भी हम मेंडल और डार्विन को पढ़ते हैं। तो आने वाली सदियां इस मेंडल का बहुत उपकार मानेंगी और इनके सिद्धांतों को बाद में बहुत मास लेवल पर पढ़ाया जाएगा। ये लोग जो फ्यूनरल में जा रहे थे वो नहीं जानते थे कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के या जिसके आने वाली सदियों पे एहसान होगा, ऐसे व्यक्ति के फ्यूनरल में वो जा रहे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं डीमेरिट्स ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनिज्म, जो डार्विन की जो थ्योरी थी, उसके दोष क्या थे? अभी तक तो डार्विन ने वैसे बहुत मेहनत से अच्छी सी बातें समझाई, लेकिन दोष क्या थे? उस डार्विन के जो दोष थे, सबसे पहला जो था, ये था कि जो डार्विन थे, वेरिएशन के जो क्या कारण हैं, उनको वो अच्छी तरह से नहीं समझा पाए। ये डार्विन का एक बहुत बड़ा दोष था, या उसकी जो डार्विन की जो थ्योरी थी, उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था? ये समझा नहीं पाए कि जो वेरिएशंस हैं या जो विभिन्नताएं हैं, वो कहाँ से आई।